हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनीज मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जो एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, उसके हम लास्ट चैप्टर में आ चुके हैं। ठीक है, तो यानी चैप्टर नंबर 12 आज हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का। और चैप्टर नंबर 12 आपका जो है वो क्या है, स्टेटिस्टिक्स। ठीक है ना, और ये लास्ट चैप्टर है आपका। इसके बाद 2 चैप्टर आपके रिमूव हो चुके हैं। ठीक है ना, तो 3 चैप्टर रिमूव हो चुके हैं। तो आप जो फाइनल रिड्यूस सिलेबस है उसमें 12 चैप्टर्स हैं आपके पास। ठीक है ना, तो इसमें हम आज कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है इससे पहले आप लोगों ने जो मैंने वीडियोस बनाई थी प्रीवियस लेसन की, सारे देख ली होंगी। और अगर सारी देख ली हैं तो आपको अब अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा कि एक्चुअली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है क्या। ठीक है ना, और इनको कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आपको कैसे सॉल्व करना है, सब आपको पता लग गया होगा। अगर नहीं आपने अभी तक देखे हैं या कुछ लेसन देखे हैं तो मैं आपसे अगेन आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, उस वीडियोज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पार्ट होने वाला है एग्जामिनेशन का। ये आपके एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे, एनुअल एग्जामिनेशन में। ठीक है ना, वैसे तो एज पर CBSE 12 मार्क्स का आपके वहाँ पूछे जाना है, लेकिन होता क्या है कि मैक्सिमम आपका 12 मार्क्स तो आएगा ही आएगा, आना चाहिए। लेकिन चूंकि एक होम एग्जाम होता है तो बोर्ड एग्जाम तो है नहीं। ठीक है ना, तो एक पैटर्न थोड़ा सा वेरी कर सकता है, लेकिन आएगा जरूर। हो सकता है कम मार्क्स का आए, लेकिन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके वहाँ आने ही आने हैं। ठीक है ना, तो और दूसरा फायदा क्या होना है आपको, यही चीज़ आपको क्लास 10 में भी करनी है। क्लास 10 में तो करना ही करना है, 12 मार्क्स का आने ही आना है। ठीक है ना, तो वहाँ भी आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस बने, उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, कोई आपको डर नहीं लगेगा। तो इसको आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। आज फाइनल चैप्टर जो आप लोगों का है। ठीक है, और शुरू करने से पहले मैं अगेन आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं, कुछ सीख पाते हैं उससे आप, ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर ज़रूर करें, लाइक करें वीडियोस को। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते क्या हैं बेसिकली। ठीक है, क्या होते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, अब आपको बहुत शीघ्र याद हो गया। बिल्कुल जस्ट दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हम लेसन क्लास में पढ़ते हैं उसको हम कैसे लाइफ में यूज करेंगे, ऐसी उस टाइप के क्वेश्चन हम स्टडी करते हैं, उनको हैंडल करते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई इंसिडेंट आपको दिया होगा, जैसे हिंदी इंग्लिश में आपके पास अनसीन पैसेज होता है, पैराग्राफ होता है, उसको आप पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसका आंसर देते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी होनी है आपकी। ठीक है ना, आपको एक पैसेज दिया होगा, एक इंसिडेंट दिया होगा, आपको उस पैसेज को पढ़ना है, और जो भी उस पैसेज में पढ़ते पढ़ते आपको न्यूमेरिकल फिगर्स या डेटा जो आता है उसको आप नोट करते जाएंगे, सो दैट आपको बार बार पैराग्राफ में नहीं जाना पड़े व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। ठीक है, बस सिंपल सा है, और सिंपल से क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स 2 मार्क्स के, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं होंगे। बस इसमें मेन चीज़ क्या है कि स्मार्ट वर्क और अंडरस्टैंडिंग, कि आपको जस्ट रिलेट करना है आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े और उसको जो प्रैक्टिकल जो सिचुएशन दी है उनसे चीज़ों को रिलेट करना है। ठीक है ना, तो यही इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफिकल्टी लेवल बहुत कम होता है इसमें। ठीक है ना, बहुत आसान से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, थीम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो पढ़ते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन देखो, अगर देखूँ मैं इस लेसन का, तो क्या है क्वेश्चन, मिस शर्मा इज अ क्लास टीचर ऑफ क्लास 10th। ठीक है, ठीक है, सी प्रिपेयर्ड द रिजल्ट एनालिसिस ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है, ये एक बारग्राफ यहाँ पर शो कर रखा है। सी कंपेयर्ड द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन क्लास 9th एंड क्लास 10th। ठीक है, तो ये बारग्राफ बेसिकली क्या शो कर रहा है, दिस ग्राफ इज शोइंग द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन क्लास 9th एंड क्लास 10 इन सम सब्जेक्ट्स। ठीक है ना, ये जो सब्जेक्ट क्या लगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस एंड साइंस। There are 5 subjects have been shown here, and these 2 bars represent the marks obtained by the corresponding by the student in the corresponding subject in class 9th and class 10th। ठीक है ना, दोनों का कंपैरिजन बार से हम शो कर रखा है उसने मैडम ने। ठीक है, यूजिंग और डबल बार ग्राफ एज शोन। ठीक है ना, ये तो हो गया। लुक एट द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपने आप बार ग्राफ क्या शो कर रहा है समझ में आ गया आपको। ठीक है, यहाँ को सब्जेक्ट्स हैं और ये मार्क्स हैं। ये पहले में 2 बार ग्राफ हैं, और देखो बाद में आपका की भी दे रखी है। दिस इज योर जो रेड जो शेड कर रखा है, ये वाला किसके लिए, 9th के मार्क्स हैं। एंड दिस ब्लू शेड वाले जो रेक्टेंगल्स हैं वो किसके लिए हैं, क्लास 10 के लिए। एंड वन मोर थिंग इज गिवन हियर, दैट इज द मैक्सिमम मार्क्स 100 इन ईच सब्जेक्ट, यानी सारे सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 100। मीन जो भी मार्क्स जो गेन करा, जैसे हिंदी में मार्क्स जितने भी हुए हैं, दीज मार्क्स आर आउट ऑफ 100 इन ईच सब्जेक्ट। ठीक है ना, 9th में भी हर सब्जेक्ट में 100 मार्क्स के मैक्सिमम, और 10th में भी
100 मार्क्स मैक्सिमम है, ठीक है। तो आप ग्राफ समझ में आ गया आपको। नाउ एंड आफ्टर दिस वील स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस। तो कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, इट सेज इन विच सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट, ठीक है ना। ये पूछता है कि किस सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस मोस्ट इम्प्रूव हुई है। देखो इम्प्रूव हुई है कि नहीं हुई, अब देखो कैसे पता चलेंगे। ये इम्प्रूव होने का मतलब क्या मतलब हुआ कि भैया इस क्लास में, क्लास 9 में उसकी परफॉर्मेंस जो थी उससे उसकी ज़्यादा मार्क्स आएंगे जिस सब्जेक्ट में। हमें ये पता करना है किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स की गैप का उसने जंप किया है, इम्प्रूव किया अपने आप को, ठीक है ना। देखो आप देखते हैं हिंदी में कितना हुआ। देखो कैसे सोल्यूशन करेंगे, हमको इसके लिए मार्क्स का डिफरेंस देखना पड़ेगा कि क्लास 9 में उसी सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स गेन करे थे, उसी सब्जेक्ट में क्लास 10 में उस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स गेन करे, दोनों का डिफरेंस पता करेंगे। और जो डिफरेंस मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, तो वो क्या होगा हमारा, वही आपका परफॉर्म, वही सब्जेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट ही पूछ रहा है ना आपसे, लेकिन ध्यान देना पर आपको इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कि सब्जेक्ट में 9 में उसके कम ज़्यादा मार्क्स हो, 10 में कम आ गए हो, तो वो आपका नेगेटिव नहीं लेना आपको, ठीक है ना। आपको देखना है कि 9 में जिसमें कम मार्क्स थे और 10th में ज़्यादा मार्क्स थे, तो इनका जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा किसमें है, ठीक है ना। तो अब आप डिफरेंस देख लो, हिंदी में कितना डिफरेंस है। हिंदी के लिए डिफरेंस देखो कितना है। हिंदी में पहले कितने थे 60 एंड नाउ 80 है ना। इट इज योर 75 है, राइट। तो 75 माइनस डिफरेंस देखो, यानी 10th में उसके 75 थे, इंप्रूव तो किया ना। देखो इसमें इंप्रूव हो रहा है, इसमें इंप्रूव हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसमें इंप्रूव है, इसमें इंप्रूव है, यानी हिंदी में इंप्रूवमेंट है उसके, क्लास 9 से ज़्यादा, उसमें 10th में ज़्यादा मार्क्स आए, इंग्लिश में भी उसके 10th में ज़्यादा मार्क्स आए, लेकिन मैथ्स में उसके कम आए हैं, ठीक है। 10th में कम आए, 9th में ज़्यादा थे। एसएसटी में उस बच्चे के 10th में कम, 9th में कम थे और 10th में ज़्यादा है। देखो साइंस में भी क्या है, 9th में कम है और 10th में ज़्यादा है। तो विल कंसिडर ऑल दीज सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट दिस मैथमेटिक्स। क्यों, मैथमेटिक्स में तो 10th में कम है, तो इम्प्रूव कहाँ हो, तो खराब स्थिति है उसकी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो हिंदी में जो उसका जो मार्क्स का डिफरेंस है, दिस इज योर 75 माइनस 60, 60 इज इक्वल टू 15, ठीक है ना। इंग्लिश में कितना डिफरेंस है, देखो इंग्लिश में कितना है उसका 70 एंड 80, 80 माइनस 70, समझ रहे हो कैसे निकालना हूँ मैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 10th माइनस मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 9th निकाल रहा हूँ, ठीक है, तभी तो मुझे डिफरेंस पता चलेगा। अब ये ठीक है। और नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स, तो हमको देना ही नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या हुआ, 10th में तो कम आए हैं ना, तो हमारे को तो इम्प्रूवमेंट तो हुआ ही नहीं उसका, ठीक है। एसएसटी में देखो, एसएसटी में क्या हो गया, एसएसटी में 9th में कितने थे बेटा उसके, कितना ये 50 और 10th में कितने आ गए, 10th में कितने उसके 65, 10th में 65 उसके, ठीक है। 10th में कितने हैं 65, तो 15 हो गए, ठीक है। एंड लास्ट में क्या था, 10th में 65, 10th में 70 है, और ऐसे साइंस में कितने हैं उसके, ये कितना था, 9th में कितने थे उसके 80, ठीक है। एंड 10th में कितने हैं 90, सॉरी 90 वाले टाइप कर लो, ये भी हवा से लग गया। इट इज ऑल्सो 90 माइनस 80 इज इक्वल टू 10, दिस इज ऑल्सो, इसको आप 65 माइनस 50 करो, ठीक है। 65 माइनस 50 इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो अब किस सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस जो है, इन विच सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट, किसमें सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई इसकी बेटा। तो आप देख रहे हो यहाँ से किसमें हुई, इसमें इतने के 15 का डिफरेंस था, इसमें 10 का है, इसमें कितना है 15 का है, इसमें 10 का है। इट इज योर आई थिंक, तो ग्राफ जो आ रहा है आपका, जो सोशल साइंस जो आपका एसएसटी में है, एसएसटी में एक बार जस्ट ये कितना है 50 एंड दिस इज योर 70 है ना, ये दिस इज योर 70, 50 में क्या है ये 70 है बेटा, ठीक है, इसको कंसिडर इट एज 70, तो दिस इज योर 20। तो
आंसर कौन सा है आपका? सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किसमें हुआ उसके? देखो इसमें 15 मार्क्स का गेन किया हिंदी में। देखो ये 70 है, ठीक है ना, ये 70 है, थोड़ा सा डीजे लग रहा है, एक्चुअली इट इज 70 नॉट 65, ठीक है। तो अब आपने क्या किया कि यहाँ पर इसका 75 था मार्क्स, 60 हुए 10th में, और 15 का डिफरेंस है, इसमें कितना 10 का डिफरेंस है, इसमें 20 का डिफरेंस है, इसमें 10 का। तो किसमें इंप्रूवमेंट सबसे ज्यादा हुआ? इसका मतलब SST में। किसमें? आंसर आंसर क्या लिखोगे आप? SST, ठीक है ना, ठीक है ना। सेकंड में क्या है? इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस डिटेरियोरेटेड, मतलब खराब परफॉर्मेंस उसकी खराब हुई। ये तो हमें पहले ही पता लगा इसका आंसर। तो किसमें हुई? मैथ्स में। मैथ्स में देखो 9th में इसके कितने मार्क्स है? 90 हैं, और 10th में कितने हैं? 80 हैं। तो ये सब्जेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ग्राफ से ही देख देख के पता लग रहा है ना। तो मैथ्स में क्या हुआ है? उसकी परफॉर्मेंस खराब हुई है, ठीक है ना, उसकी परफॉर्मेंस क्या हुई? डाउन हुई, डिक्रीज हुई, ठीक है ना। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है बेटा? देखो थर्ड पार्ट सेज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन क्लास 10th। तो क्लास 10 में परसेंटेज कितना? पहले टोटल मार्क्स निकालने पड़ेंगे ना, तो टोटल मार्क्स स्कोर निकालने पड़ेंगे। तो टोटल मार्क्स स्कोर्ड, ठीक है ना, इन 10th कितना हो जाएगा? देखो यहां पर कितने थे? 75। सबसे पहले कितने थे? 75 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 90, सॉरी क्या हो जाएगा? 75 प्लस 80 प्लस मैथ्स में कितने थे? देखो इसमें 75 है, इसमें 80 है, इसमें कितने हैं? मैथ्स में कितने थे? इसमें भी 80 है, पहले 90 थे ना, 10 में इसके 80 है, ठीक है ना, प्लस फिर उसके बाद और फिर 70, SST में 70, और साइंस में उसके थे 90, ठीक है ना। इसको आप प्लस कर लो जितना भी आता है। कितना हो गया? देखो 5 डिवाइडेड बाई, सॉरी 395 मार्क्स में आए। फिर अगर सम सही है ना, देखो एक बार फिर कर लेते हैं, ठीक है। 5 ठीक है, 395 उसके मार्क्स आएगा। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना हो गया? टोटल मार्क्स कितना है उसके? मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? 500। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर कितना हो जाएगा बेटा? 395 डिवाइडेड बाई कितना? 500 ना, इंटू 100, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो जितना भी आता है, ठीक है। 395 को काट लो आप, 5 टाइम्स कटो आप 5 से, इसको डिवाइड कर लो, कितना हो गया है? 4 8, ठीक है, नहीं 5 7 75, और कितना हो गया? 4 हुआ, तो ये 79%। कितने मार्क्स आएगा बेटा उसका? 79 पर, ठीक है, परसेंट, ठीक है ना। और पार्ट में आते हैं। भाई सिंपल से क्वेश्चन है, आपको एक कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, बेसिकली आपको ग्राफ रीड करना आना चाहिए, ठीक है ना। और इन क्लास 10 इन विच 2 सब्जेक्ट द स्टूडेंट स्कोर्ड इक्वल मार्क्स। क्लास 10th में कौन से ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं जिनमें उसके इक्वल मार्क्स आए? देखो किस में आए क्लास 10th में इक्वल मार्क्स? देखो यहाँ यहाँ से देखो, फर्स्ट से देखो आप, क्लास 10th में ये मार्क्स 75 है, ये 80 है, ठीक है, ये 70 है, और ये 90 है। किसी में आए उसके मार्क्स? किसी 2 सब्जेक्ट्स में उसके क्लास 10th में इक्वल मार्क्स आए? देखो नहीं ना। यहाँ पर कितना है? 75 है। यहाँ पर कितना है? इसमें क्लास 10th में कितना है? 80 आए दूसरे में। थर्ड में कितने आए उसके? इसमें भी कितने हैं? 75 है ना। मैथ्स में आए, देखो मैथ्स में उसके कितने आए? मैथ्स में 70 आए ना, मैथ्स में 70, तो मैथ्स में 70 और SST में 70, ठीक है। मैथ्स में 70 है और SST में 70 है। तो आंसर क्या हो गया? मैथ्स एंड SST, ठीक है ना,
ठीक है ना। देखो मैथ्स में कितने मार्क्स हैं 10 में उसके, मैथ्स में देखो कितने हैं 80 है ना, नहीं सॉरी मैथ्स को कहाँ से आएगी, मैथ्स नहीं होगा इसका, मैथ्स में तो 80 हो गया, सॉरी ये मैथ्स का आंसर नहीं होगा, बल्कि 2 सब्जेक्ट में उसके क्लास 10 की बात कर रहा है ना, तो क्लास 10 में देखो कितने आए इसके 80 इसमें आए, और इंग्लिश और उसमें अच्छा इंग्लिश है, इंग्लिश देखो इंग्लिश में 80 है, और यहाँ पर बेटे इंग्लिश एंड सॉरी मैथ होगा, इंग्लिश एंड मैथ राइट, सॉरी इट इज योर इंग्लिश एंड मैथ्स। दोनों में कितने मार्क्स आ रहे हैं उसके, दोनों में 80 मार्क्स आ रहे हैं, देखो आप ग्राफ से कितने मार्क्स आए, इंग्लिश में कितने हैं 80 मार्क्स, ठीक है ना, और इसमें भी 80 मार्क्स हैं उसके, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे इन आंसर्स को, इन क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं होगी, डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जो आपका लास्ट चैप्टर है स्टैट्स में, स्टैटिस्टिक्स, इसका एक और क्वेश्चन, ठीक है। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। मिस रश्मि इज द क्लास टीचर ऑफ क्लास 9th A, ठीक है, एक कोई क्लास टीचर है। सी ऑल्सो टीचेज मैथमेटिक्स, ठीक है, वो क्लास में क्या है, क्लास टीचर होने के साथ साथ वो मैथ्स की टीचर भी हैं, ठीक है। One day, with the help of the class monitor, she measured the heights of the students of her class, ठीक है। तो क्या हुआ, जितने भी बच्चे क्लास में हैं, कभी कभी फिजिकल एक्टिविटी आपके वहाँ मेडिकल चेकअप जैसे होता है ना, वेट नापते हैं और हाइट नापते हैं, ठीक है, ऐसे ही क्योंकि कोई एक्टिविटी उनको टीचर को करनी होगी, तो उन्होंने क्या किया कि एक मेजरिंग टेप लिया और एक कुछ बच्चों की हेल्प ली, जिसमें मॉनिटर सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है, ठीक है ना, जो क्लास हेड होता है वो अपॉइंट किया जाता है, उसकी हेल्प से उन्होंने क्या किया, सारे बच्चों की हाइट मेजर करी, और हाइट किस में मेजर करी होगी, सेंटीमीटर में, ठीक है ना। हाइट जनरली किस में रिप्रेजेंट की जाती है, या मीटर में या सेंटीमीटर में, जनरली यूजुअली सेंटीमीटर में नापते हैं हम, ठीक है ना। तो सी प्रेजेंटेड द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ अ हिस्टोग्राम एज शोन, ठीक है। जस्ट अब उन्होंने क्या, उस रिजल्ट को उन्होंने बच्चों को डायरेक्ट डिस्प्ले नहीं किया, बल्कि पहले क्या किया, रफली पहले मेजरमेंट ली होगी, ठीक है, फिर एक टेबल बनाई होगी, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं किसी भी डेटा के लिए। तो उन्होंने इस जो उनका आउटकम था, जो उनका रिकॉर्डिंग थी हाइट्स की बच्चों की, उसको उन्होंने किसमें, एक हिस्टोग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना। तो वो हिस्टोग्राम आपको दिख रहा है। तो नाउ यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, जो इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको आपको आंसर करना है, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब हिस्टोग्राम देखो आपके वहाँ क्या है, हिस्टोग्राम है, बायोग्राफी है, और ठीक है, फ्रीक्वेंसी कर्व है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। अब मीन, मोड और मीडियन तो आपके यहाँ से हट गया है, ठीक है ना। तो नए जो रिड्यूस सिलेबस में है उसमें मीन, मोड और मीडियन है ही नहीं। तो आपको खाली क्या पढ़ना है, बारग्राफ पढ़ना है, हिस्टोग्राम्स पढ़ने हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ना है, और फ्रीक्वेंसी कर्व पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, क्या क्या कहता है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो कैसे निकालोगे आप, कितने बच्चे क्लास में हैं, ठीक है। इसके लिए क्या होगा आपको, देखो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसमें क्या है, क्लास इंटरवल है, ठीक है। क्लास इंटरवल के बीच में गैप देखो 130 से 135 तक, 140 से, तो हाइट जो है, हाइट क्या है 130 से 135, इसमें दिखाया गया 135 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 60, 65 तक। तो मैक्सिमम कितना रखा गया है इसमें, लेस देन 65 वाले हाइट है, 65 से ऊपर कोई बच्चा नहीं है मतलब, या 65 भी इसमें नहीं है, क्योंकि जब एक इस टाइप का क्लास इंटरवल होता है, और यहाँ पर एक ब्रेक देखो, ब्रेक दिखाया है, इसका मतलब क्या है कि वी द ग्राफ हैज नॉट बीन स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, यानी बीच में कोई मिस है, ठीक है ना। जीरो से स्टार्ट तो किया, लेकिन बीच में 130 है ना, इस जीरो और 130 के बीच में कोई चीज मिस है, ब्रेक दिखाने के लिए जाता है, समझ रहे। अगर हमें क्या दिखाना चाहिए, 5 के इंटरवल यहाँ से दिखाना चाहिए था 0, 5, 5, 10, 10, 50 ऐसे लेके 130 में आते, फिर तो ग्राफ पता नहीं कहाँ चला जाता। तो अब और उस फ्रीक्वेंसी, उस गैप का हमें कोई ज्यादा मतलब है भी नहीं हमारे पास, क्योंकि उस गैप में कोई बच्चे हैं नहीं हाइट के ना। तो हमारी जो हाइट है, मिनिमम बच्चे कितने हैं जिसकी हाइट कम से कम, हाइट वाले बच्चे के 130 से कम कोई है ही नहीं, और 165 से ऊपर कोई नहीं है। तो हमें इसी क्लास इंटरवल में काम करना है, इसके नीचे का कोई हमारे लिए फायदा है नहीं ना। लेकिन हमको अब यहाँ से, ये ओरिजिन तो यहाँ से है ना, तो इसको ब्रेक दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इस टाइप से सिंबल लगा होता है, इसको आप समझ जाना चाहिए, आपको ये पता है आपको। चलिए अब हमें बताना है कि कितने बच्चे उस क्लास में थे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा सारे क्लास इंटरवल में कितने बच्चे हैं, उनको ऐड कर लेंगे। यानी 130 से 135 में कितने थे, 135 से 40 में कितने थे, 140 से 145 में कितने बच्चे हैं, ऐसे ही 145 से 50 में, 150 से 55 में, 155 से 60 में, 160 से 165 वाले इंटरवल में हम सबको बच्चों को काउंट करेंगे। और काउंट कैसे करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं,
तो जो जो हाइट है वो क्या शो कर रही है यहाँ पर आपकी, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, यानी इस क्लास इंटरवल में कितने हैं 4। ऐसे ही हम सबकी हाइट से क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग हाइट से नंबर ऑफ स्टूडेंट पता कर लेंगे और सबको ऐड कर देंगे। तो आंसर आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, देखो कैसे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा, देखो इसमें देखो 130 से 35। देखो अगर इस टाइप की क्लास इंटरवल लिखा होता है, जैसे कंटिन्यूस होता है, आपको पता है ना, जैसे कैसे लिखा होता है 0 से 10, 10 से 20। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी सपोज 8 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 15 है, इसका मतलब क्या हो गया 0 से 10, यानी 10 से 10 काउंट नहीं है, 10 वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इसमें काउंट होती है, आपको पता नहीं। और इसमें क्या है 10 से नीचे वाली सारी फ्रीक्वेंसी इसमें काउंट होंगी 9 तक, ठीक है। अगर ये और 10 यहाँ काउंट होगा, जो 10 अगर फ्रीक्वेंसी होगी किसी की, तो वो किस में काउंट होगी, इस वाले क्लास इंटरवल में 7, यानी ये अपर वाले पर काउंट नहीं होता है, लोअर वाले पर काउंट होता है, समझ रहे हैं, ये आपको पता है अच्छी तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो 130 से 135, यानी 130 से लेके 135 से छोटे, यानी 135 नहीं, 135 से कम के बीच में कितने बच्चे होंगे 4, ठीक है ना, दिख रहा है, क्यों हाइट 4 है ना। 135 से 40 की हाइट कितनी है 5, ठीक है ना। आपको 140 से 145 कितनी हाइट है 8, ठीक है। और 140 से 45 से 50 10, यही करना आप। और 150 से 155 तक फिर 6, ठीक है ना। 155 से 60 तक 4, एंड फाइनली 160 से 165 तक 2 है, ठीक है ना। देखो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार से और 7 आपने फ्रीक्वेंसीज भी यहाँ पर लिख डाली, तो इनको ऐड कर डालो, दिस इज योर आंसर। लग रहा है, ठीक है ना, यही तो आपका आंसर है। कितना होगा देखो 39 बच्चे हैं, कितने हैं ये, अगर आंसर आपका कितना आ रहा है, तो देयर आर 39 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्योंकि कोई भी बच्चा तो क्लास में जो प्रेजेंट थे, ठीक है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, जिसका मेजरमेंट हुआ, मतलब अब क्लास में हो सकता है कुछ बच्चे एब्सेंट हो, उसका हमारा कोई डेटा नहीं है, ठीक है। वी आर कंसिडरिंग दैट ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, और जो अब उनकी सारी की सबकी हाइट नापी गई है, ठीक है ना, हम उन्हीं को बच्चों को कंसिडर कर रहे हैं। कितने इनरोल थे वो हमारे डेटा में नहीं है, ठीक है, हम डेटा देख के बात करेंगे। तो इसको फिर 39 हो गया, ठीक है ना, सम तो सही है ना, देख लो एक बार, फिर देख लो आप, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। इसके देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है बेटा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हुज हाइट इज लेस देन 150 सेंटीमीटर, लेस देन 150 सेंटीमीटर। मैंने बताया ना, लेस देन 150 का मतलब क्या हो गया कि 145 से लेके 150, इसमें जितने भी बच्चे होंगे 150 से छोटे होंगे। मैक्सिमम हाइट 150 वाली तो अगले 150 टू 155 में इंक्लूड होगी, तो हमारे यहाँ तक हमको ऐड करना है, हमें निकालना है इस क्लास इंटरवल तक कितने बच्चे होंगे, मतलब तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखो कैसे निकालूंगा मैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ, देखो कहाँ निकालना है हमारे को, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर हुज हाइट इज लेस देन 150 सेंटीमीटर, 150 से छोटा, मतलब तो ये भी तो 150 से छोटा है, 130 से 35 बिल्कुल ठीक है, 135 से 40 ये भी लेस देन 50 है, 145 से 140 से 45 ये भी ठीक है, 145 से लेके 150 वाले रेंज में भी को हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये 155 जो शो कर रहा है, ये हाइट 155 हाइट शो नहीं कर रहा है, 155 तो अगले में होगी, 155 से जितनी भी वैल्यू छोटी होंगी वहां तक ये वैल्यू सारी इस बार में इंक्लूड हो रही हैं, तो हमारे को हम कहाँ तक ऐड करना है, यहाँ तक फ्रीक्वेंसी ऐड कर देनी है आपको, तो कितनी हो जाएगी, यानी 1 2 3 4 तक आपको ऐड करने हैं। तो ऊपर आपने डेटा लिखा है 4 + 5 + 8 + 10, ठीक है ना, ये तो होगा। देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, ये 5 + 8 + 10, 145 से 50 तक, ठीक है ना, तो इसको आप प्लस कर लो, कितना हो गया ये हो गया 18 23 और 27, तो 27 स्टूडेंट्स आर देयर हुज हाइट इज लेस देन 150 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 150 सेंटीमीटर कम होगी इनकी हाइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। इसके थर्ड में क्या कहता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव अ हाइट 155 सेंटीमीटर और मोर,
देन 145 सेंटीमीटर बट लेस देन 160 सेंटीमीटर। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा और सोचना पड़ेगा इसके लिए। देखो ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हुज हाइट इज 145 और 145 से मोर, यानी 145 से 150 वाला वो हम कंसिडर करेंगे। तो इधर 145 में मतलब इसमें 145 भी इंक्लूड है इसमें, जिसकी हाइट 145 रहेगी वो इसी क्लास इंटरवल में इंक्लूड होता है, ठीक है ना। 150 वाला इसमें इंक्लूड नहीं है, 150 वाला इसमें इंक्लूड होगा। 150 से 155 में अगर किसी की हाइट माना 150 सेंटीमीटर होगी तो वो कौन से क्लास इंटरवल में आएगा, इसमें, नहीं कि इसमें। बात समझ रहे हो ना। तो क्या होगा, हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज 145 सेंटीमीटर और मोर देन 125। मतलब हमारे को ये तो 145 से ऊपर कंसिडर करना है, यहाँ से ये वाला बार हम कंसिडर करेंगे इसमें, एंड लेस देन 160 सेंटीमीटर, यानी यहाँ तक कंसिडर करेंगे हम, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू 145 वाले को आप कंसिडर करेंगे, कितना हो गया 10, ठीक है ना। फिर 150 से 155 कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 6, ठीक है ना, 10 प्लस 6 प्लस और 1 कहाँ था 60, 155 से 160, 155 से 160 को भी आप कंसिडर करेंगे क्योंकि 165 से लेस पूछ रहा है ना आपसे, लेस देन 160, सॉरी 160 से लेस पूछ रहा है, तो यहां तक कंसिडर करेंगे आप। तो कितना हो जाएगा ये 4 प्लस 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो गया ये 20। सो 20 स्टूडेंट्स आर देयर whose height is 145 सेंटीमीटर और मोर बट लेस देन 160 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। आपको एनालिसिस करना आपको आना चाहिए इस तरह से, ठीक है ना। नाउ कम टू द फाइनल पार्ट, दैट इज योर और पार्ट। इसका क्या है, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द इंटरवल हैविंग लीस्ट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको आप हाइट क्या शो करती है, आपकी फ्रीक्वेंसी तो शो करती है किसी भी बार की, बेसिकली बार ग्राफ ही है, ठीक है ना। बार ग्राफ अगर रेगुलर क्लास कंटिन्यूस क्लास इंटरवल के लिए खींचते हैं तो वो हिस्टोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। बार ग्राफ ही तो है। बार ग्राफ में क्या होता है, डिस्क्रीट वैल्यू नहीं होती है। अगर कंटिन्यूस डेटा तो हम इसको एक क्लास हिस्टोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है हमारा, ठीक है ना। तो इसमें जो हाइट होती है, यानी लीस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, जिस बार की हाइट लीस्ट होगी, किसकी हाइट है 160 से 165 की। तो हमारा क्लास इंटरवल क्या है 160 से 165, जिसकी हाइट सबसे कम है, इट मींस this class interval has least frequency, so we have to find the class mark of this class interval। तो क्लास मार्क निकालना आपको आता है, कैसे निकालते हैं, लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, क्या निकालना था आपको, क्लास मार्क। सो क्लास मार्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ऐसे लिखोगे, आपको क्लास तो पता चल गया ना कि कौन सा है 160 से 165 का। आप उसको क्या करते हो, क्लास मार्क निकाल के दोनों को प्लस करते हो और 2 से डिवाइड कर देते हो, जस्ट डू इट। कितना हो गया ये 160 प्लस 165 कितना हो गया 325 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। ठीक है, अब आप कितना हो गया इसको डिवाइड करो, ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 160, ठीक है, और 2.5। दिस इज द क्लास मार्क ऑफ दिस क्लास इंटरवल 160 165, ठीक है ना, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इनको आंसर करेंगे। और इस तरीके से हमने क्या किया कि जो पूरी आपकी जो सीरीज है ये कंप्लीट होकर दी। मतलब हमने 1 से लेकर जो 12 तक आपके सारे चैप्टर्स थे, सब में जो है केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन को अच्छी तरीके से डिस्कस किया। और आप लोगों को जरूर इसको सारे वीडियो देखनी चाहिए और आपको अपने मार्क्स जो है कंफर्म कर पूरे पक्के करने के लिए इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आपके एग्जाम में आने हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, आपके एनुअल एग्जाम में जरूर आएंगे, ठीक है। और इसको आप समझने में बहुत आसान से क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप स्कोर कर सकते हो इन मार्क्स को, ठीक है ना। कोई ज़्यादा मुश्किल, आपने मेन पूरी एक्सरसाइज पढ़ी है, ठीक है, बस इनको उसी कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। तो इस तरीके से और अगले वीडियो मिलते हैं। और वीडियो जाने से पहले मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती हैं, अच्छी लगी और आप इससे कुछ सीख पाते हैं, ठीक है ना,
और आपको लगता है वर्थ है तो आप इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें। और अगर अभी तक आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।